हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को रिस्पायरेशन बताया हुआ था, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। आज के वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेंगे। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? वेरी सिंपल, द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस इनसाइड द बॉडी विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फूड जो है या कुछ सबस्टेंस ही मूव नहीं करता, हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में होते हैं जिसे ब्लड के ज़रिए मूव कराया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रिपेयर होता है, ब्लड उसे किडनी मिलाता है और किडनी क्या करता है, उसे प्योरीफाई करता है और वेस्ट मटेरियल को यूरिन के ज़रिए बाहर कर देता है। तो ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा है, जिससे यहाँ से निकल के एक और पॉइंट आता है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम किडनी वगैरह स्टडी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को कवर करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम सबसे पहले प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन देखिए बच्चों, दो तरीके से होता है। एक तो पहला, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। फर्स्ट क्या है? एसेंट ऑफ सैप। और सेकंड है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। वेरी सिंपल, एसेंट ऑफ सैप है क्या? तो एसेंट ऑफ सैप दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ, अच्छा देखो सिंपल, सैप का मतलब होता है वाटर डिजॉल्व्ड विथ मिनरल्स। ठीक है, तो जिसमें वाटर प्लस मिनरल्स हो, वो हमारा क्या हुआ, सैप। और एसेंट का मतलब होता है भेजना। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना। तो क्या होता है कि रूट से प्लांट तक जो वाटर एंड मिनरल्स कैरी होते हैं, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। और आप ये भी जानते होंगे कि ये जो है, ये कैरी किसके द्वारा किया जाता है, कौन से टिश्यू के द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। ध्यान रखना, जाइलम जल, वाटर जल, है ना। तो जाइलम से जल याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि जाइलम जो है कैरी क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, एसेंट ऑफ सैप। देखो, अब एसेंट ऑफ सैप ये प्रोसेस होता कैसे, तो समझना बच्चों। मान लो ना कि यहाँ पे कोई प्लांट है, मान लो, इमेजिन करो कि ये एक प्लांट है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसके दौरान क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। समझिएगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो उसके दौरान क्या होता है कि जो लीफ है ना, जो पत्ते हैं, उनसे वाटर जो है वो वाटर वेपर बन के निकल जाता है। ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द पानी जो है उसमें से, ठीक है, टोटल वाटर का 70 to 80% जो है वो वाटर वेपर बन के निकल जाता है। ठीक है, तो जब वो वाटर वेपर बन के निकल जाता है तो समझिएगा, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ, ट्रांसपायरेशन। समझिएगा जरा, ट्रांसपायरेशन। देखो, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? तो वेरी सिंपल, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना, लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। और ये लॉस ऑफ वाटर क्यों, कैसे होता है? तो वाटर वेपर बन के क्या होता है, वो निकल जाता है। दैट इज द लॉस ऑफ वाटर है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपायरेशन। तो बच्चों क्या होता है कि जब ट्रांसपायरेशन होता है ना, जब वाटर वेपर बन के निकल जाता है, उस पीरियड में, उस टाइम पे क्या होता है, आप जानते हैं ये हमारा क्या, जाइलम टिश्यू है ना, ये क्या करेगा, वाटर को कैरी करेगा फ्रॉम द रूट टू द लीफ। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब भी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होगा और वाटर जब यहाँ से निकलेगा तो ये क्या करता है, एक सक्शन, प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे आपने स्ट्रॉ डाल के बहुत बार कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह पिया होगा, तो आपने उस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे हम ऊपर से क्या करते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, एक्चुअली में प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से जूस जो है वो नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर। उसी तरीके से यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण से क्या होता है, नीचे से पानी जो है या वाटर मिनरल्स जो है यहाँ से क्या होता है, कैरी होकर ऊपर जाता है। तो एक्चुअली में वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। उनमें से पहला
हेल्प कौन करता है? ट्रांसपैरेशन। यहाँ पे ये क्या करता है? तो ये क्रिएट करता है ट्रांसपैरेशनल पुल, ट्रांसपैरेशनल पुल क्रिएट करता है, और इस पुल की वजह से क्या होता है? वाटर जो है वो नीचे से मूव करके ऊपर की ओर आता है। तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसपैरेशनल पुल, जो क्या करता है कि वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करने में एक तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, चलिए ट्रांसपैरेशनल पुल का भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर, जो अभी हम देखेंगे। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ट्रांसपैरेशनल पुल, ठीक है, द वाटर वेपर आर leaving the surface of the leaves, it creates a pressure known as ट्रांसपैरेशनल पुल। ठीक है, बहुत सिंपल कि जब वाटर वेपर प्लांट के लीफ से वेपर बन के निकल रहा होता है ना, उस टाइम पे वहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम यहाँ पे ट्रांसपैरेशनल पुल के नाम से जानते हैं। और ट्रांसपैरेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपैरेशन। ठीक है, तो जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उस टाइम पे क्या होगा कि जो लीव्स है, प्लांट के लीव्स है, वहाँ से वाटर जो है वो वेपर बन के निकल जाएगा, उसे हम ट्रांसपैरेशन कहेंगे। और उसके वेपर बनने के निकलने के कारण से जो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा उसे हम ट्रांसपैरेशनल पुल कहेंगे। आई होप आपको यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई होगी। वेरी सिंपल, हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन में दो तरह के केसेस हैं, एक तो एसेंट ऑफ सैप, दूसरा ट्रांसलोकेशन, जो भी हमारा बचा हुआ टॉपिक है। एसेंट ऑफ सैप वेरी सिंपल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से कहाँ? रूट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना। तो रूट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट जाता कैसे? तो मैंने आपको फर्स्ट केस बताया ट्रांसपैरेशन। व्हाट इज ट्रांसपैरेशन? कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो वाटर वेपर जो है वो वहाँ से क्या होगा? लॉस होगा, उसी को हम कहते हैं क्या? ट्रांसपैरेशन। ठीक है, तो लॉस ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन। ठीक है, लेकिन ट्रांसपैरेशनल पुल क्या था? तो उसके द्वारा क्रिएट किया गया जो प्रेशर का, तो ड्यू टू ट्रांसपैरेशन द प्रेशर विच इज क्रिएटेड इज नोन एज व्हाट? द ट्रांसपैरेशनल पुल। ओके, देखिए अब ट्रांसपैरेशनल पुल, लेकिन दूसरा हमारे पास एक और फैक्टर भी है जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। क्या कहते हैं हम? रूट प्रेशर। देखो थोड़ी मेरी राइटिंग ख़राब है, तो हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग से बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हो या राइटिंग इशू हो रहा हो, तो मैं जब भी बोलता हूँ तो उस चीज़ को भी आप नोटिस करें जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको राइटिंग यहाँ पे क्लियर ना हो रहा है तो मेरी आवाज़ से भी आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते। देखिए रूट प्रेशर है क्या? जब when water enters the root, it creates a pressure known as what? Known as root pressure। ठीक है, और ये जो रूट प्रेशर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो अब यहाँ पे बच्चों डिफ्यूजन है क्या, जरा समझिएगा। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप ना एक स्कूल के क्लास में इंटर कर रहे हैं, अपनी क्लास में प्रेयर के बाद जनरली आप इंटर ही करते हैं ना। तो जब आप क्लास में इंटर करते हैं क्या होता है कि धक्का मुक्की होती है, सामने जो स्टूडेंट होता है पीछे से लोग बहुत भारी मात्रा में उसे धक्का देते हैं, तो पीछे की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, और आगे की डेंसिटी क्या है? कम है। 2 ही 4 एक ही लड़का होगा ना, तो उसे हम धक्का दे रहे हैं, तो दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन। आई होप आपको डिफ्यूजन पता होगा, क्लास 9 में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो डिफ्यूजन दैट इज मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस और द रैंडम मिक्सिंग ऑफ द सबस्टेंस फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द डिफ्यूजन है। ओके, नाउ तो ये दो केसेस है, एक तो रूट प्रेशर और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? ट्रांसपैरेशनल पुल। ठीक है, तो आई होप आपको एसेंट ऑफ सैप समझ में आ गया होगा।
कि क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो रूट से लीफ तक पहुंचते हैं। दूसरा भी पॉइंट था हमारे पास, दैट वाज व्हाट, ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? देखो ट्रांसलोकेशन है क्या, तो उसमें क्या था, व्हाट वाज द एसेंट ऑफ सैप, मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नॉन एज और इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसलोकेशन, है ना। तो अब जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो फूड प्रिपेयर करेगा उसे प्लांट के अलग अलग भाग में क्या करेगा, भेजेगा, और उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये कौन से टिश्यू के द्वारा कराया जाता है, तो इट इज़ डन बाय फ्लोएम, है ना, फ्लोएम टिश्यू के जरिए। किसके द्वारा, फ्लोएम टिश्यू के जरिए, ठीक है, ध्यान रखना। फ्लोएम से फल, फल फ्लोएम, जल जाइलेम, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये तो था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हमारी टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो चलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें दो तरह के हैं। एक तो हमारा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है हमारा दैट इज लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली मूवमेंट ऑफ द ब्लड, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जब भी ब्लड सर्कुलेट करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा वो तो हम उसके आगे देखेंगे ही, ठीक है। और लिम्फैटिक सिस्टम, तो लिम्फ का जो सर्कुलेशन होगा दैट इज लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है हम पढ़ेंगे। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है ना, ब्लड होता है, और इसे सर्कुलेट कराने के लिए पाइप होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्लड वेसल्स, और साथ साथ में जो पंपिंग का पूरा कंट्रोलिंग करता है और काम करता है वो हमारा क्या, हार्ट, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम इतनी सारी चीज़ों को समझेंगे, ब्लड को, ब्लड वेसल्स को और हार्ट को। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम लिम्फ को, है ना, लिम्फ वेसल्स को, लिम्फ वेसल्स को और लिम्फ नोड को, ठीक है। चलिए, तो इतने के बाद अब हम सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्लड के ऊपर। देखिए, ब्लड है क्या, तो इट इज़ अ लिक्विड, है ना, इट इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सबस्टांसेस। दूसरा, सर्कुलेट किधर करता है ये, तो ये सर्कुलेट करता है किसमें, अभी मैंने जस्ट बताया था, जिसमें सर्कुलेट करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में ये सर्कुलेट करता है। देखिए, ब्लड बच्चों, ब्लड में दो तरह की चीज़ें हैं। एक है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं कॉर्पुसल्स, ठीक है। प्लाज्मा विच इज़ द 55% ऑफ द टोटल ब्लड, ठीक है। पूरे ब्लड का लगभग 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द मोर अमाउंट, ठीक है। और 45% क्या होता है, कॉर्पुसल्स होता है। तो प्लाज्मा इज़ द 55% एंड द कॉर्पुसल्स इज़ द 45%, ठीक है। देखिए, प्लाज्मा जो हमारा है इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, सो इट इज़ लिक्विड एंड दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड दीज सॉलिड्स फ्लोट इन द एक्चुअली लिक्विड, ओके। नाउ, so plasma which is present in the more amount and the corpuscles which is present in the less amount, that is 45%। देखिए, प्लाज्मा जो है, कलर की बात करें अगर हम प्लाज्मा की, तो ये होता है येलो कलर का
ठीक है, येलो कलर का, या इसे हम स्ट्रॉ कलर के भी नाम से जानते हैं। कौन से कलर से? स्ट्रॉ कलर के नाम से। मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्पुसल्स हैं, ठीक है, जो कॉर्पुसल्स हैं, कॉर्पुसल्स में क्या क्या आता है, तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह तो हम लोग देख लेंगे उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉर्पुसल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसमें फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। और प्लाज्मा में क्या होता है पता है आपको? 90% वाटर, प्लाज्मा में 90% पानी रहता है, बाकी 10% में से क्या क्या रहता है, तो मिनरल्स। मिनरल्स में से कौन कौन? मिनरल्स में से फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे इसमें डिजॉल्व होते हैं। मिनरल्स और क्या पाया जाता है, तो इसमें फूड मटेरियल जैसे कि अमाइनो एसिड, ठीक है, और क्या? फैट, और क्या? कार्ब्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। 1 मिनट में इंक भर लेता हूँ। मिनरल्स में से आप ध्यान रखिएगा, मिनरल्स में से हम कोई भी मिनरल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारा फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सब इसमें रहेंगे मिनरल्स के अंदर। फूड मटेरियल या फूड सब्सटेंस में से अमाइनो एसिड्स, फैट्स और कार्ब्स तो रहता ही है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, दैट इज़ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन तो है ही, आई थिंक नीचे नहीं आ रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन तो है ही। प्लाज्मा प्रोटीन के बाद हार्मोन्स का भी सेक्रेशन ये कराता है। किसका? हार्मोन्स को भी सेक्रेट कराने में या मूव करने में, ट्रांसपोर्ट करने में प्लाज्मा ही रोल प्ले करता है। और ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करने में हमारा प्लाज्मा ही रोल प्ले करता है। तो ये तो था अपना प्लाज्मा। अब हम ब्लड के दूसरे सेक्शन कॉर्पुसल्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ब्लड के दूसरे फेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज व्हाट? कॉर्पुसल्स, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कॉर्पुसल्स कितना % प्रेजेंट होता है? 45% ऑफ द टोटल ब्लड, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। बेसिकली ये सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। कॉर्पुसल्स के अंदर क्या क्या आता है? पहला तो आता है RBC, रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले, अच्छा मैं आपको बता दूं, कॉर्पुसल्स जो है वो किस कलर का होता है? ये रेड कलर का। बोलोगे सर RBC रेड कलर का होता है, कॉर्पुसल्स रेड कलर का कैसे? क्योंकि कॉर्पुसल्स में से मैक्सिमम अमाउंट में, मेजर अमाउंट में प्रेजेंट क्या होता है? RBC प्रेजेंट होता है। और चूंकि RBC की मात्रा यहाँ बहुत ही ज़्यादा होती है, उसके कंपैरिजन में इसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए ऑलमोस्ट ये लगभग रेड कलर का ही नज़र आता है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉर्पुसल्स भी किस कलर का है? रेड कलर का, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं RBC के ऊपर, ठीक है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। RBC हमें पता है रेड ब्लड सेल, ये क्या करता है? कैरी क्या करता है? तो ये कैरीज करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने में हेल्प करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमो दैट मीन्स व्हाट? हाई एफिनिटी। इसके पास बहुत ही हाई एफिनिटी है, मतलब कैरी करने की क्षमता। क्या? ऑक्सीजन को, हाई एफिनिटी टू कैरी व्हाट? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता इसके पास क्या है? ज़्यादा है। हाइम दैट मीन्स द आयरन हेयर एंड द ग्लोबिन दैट इज द प्रोटीन, ठीक है। तो RBC रेड भी होता है हीमोग्लोबिन के कारण से, और RBC जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी भी करता है। क्या? हीमोग्लोबिन के कारण से। मैं आपको बता दूं कि जो RBC है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो कैरी करता ही है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 20% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 20 to 22% के आसपास में, ठीक है। चलिए ये सब तो पॉइंट्स हो गए। RBC से रिलेटेड और पॉइंट हमको ले लेते हैं। हाँ चलिए लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि इसकी जीवन अवधि कितनी होती है। तो लाइफ स्पैन ऑफ RBC ये होता है 80 से 120 दिन तक, 80 to 120 डेज, 80 to 120 डेज। और डेथ कहाँ होता है? स्प्लीन में। कहाँ? स्प्लीन, जिसे हिंदी में है तो ऐसे प्लीहा कहते हैं, इसे ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, कब्रगाह। क्या? कब्रगाह, ठीक है। किसका? कब्रगाह।
तो आरबीसी का कब्रगाह मतलब ये जाता कहाँ है, स्प्लिन में, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक बॉर्न बेबी में, एक बच्चा जो पैदा होता है एक बॉर्न बेबी में, ठीक है, और एक एडल्ट में आरबीसी कहाँ प्रिपेयर होता है, तो एडल्ट में आरबीसी प्रिपेयर होता है बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो आप जानते होंगे, हड्डियों के बीच का जो खोखला पार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं बोन मैरो। और बॉर्न बेबी में कहाँ, तो बॉर्न बेबी में आरबीसी प्रिपेयर होता है लीवर में, किसमें, लीवर में, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना। ह्यूमन बींग्स में भी कुछ अमाउंट में आरबीसी लीवर में प्रिपेयर होता है एडल्ट में, बट मोस्टली ये प्रिपेयर होता है सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको ऑप्शन जब भी दे तो आप बोन मैरो ही मारे, ठीक है। और बॉर्न बेबी में ध्यान रखिएगा कहाँ पे, लीवर में। अच्छा, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ब्लड बैंक के नाम से स्प्लीन को ही जाना जाता है। तो ये भी एक अजीब पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ब्लड बैंक के नाम से हम किसे जानते हैं, स्प्लीन को जानते हैं। तो ये तो था आरबीसी से रिलेटेड पॉइंट कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन दैट इज हाई एफिनिटी टू कैरी ऑक्सीजन, लाइफ स्पेन 80 to 120 डेज। डेथ कहाँ होता है, स्प्लीन में, इसे हम ग्रेवयार्ड कहते हैं स्प्लीन को। बॉर्न बेबी में क्या कहाँ आरबीसी प्रिपेयर होता है, तो लीवर में। और एडल्ट में कहाँ, बोन मैरो में। और ब्लड बैंक के नाम से किसको हम जानते हैं, स्प्लीन को जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दूसरा, दैट इज WBC। किसके बारे में बात करेंगे, WBC के बारे में। सबको मिटा देते हैं, सीधा WBC लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नीचे आ जाता है ज़्यादा ये। वाइट ब्लड सेल, इसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से, ठीक है। देखिए, WBC का बेसिकली वर्क क्या है, तो ये फॉरेन इन्वेडर्स से हमें बचाता है, जो बेसिकली बाहर से बैक्टीरिया वायरस बॉडी में इंटर कर जाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम में ये वर्क करता है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है। और तो WBC सेल्स ऑफ व्हाट, इम्यून सिस्टम, ठीक है। WBC किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, तो ये सेल है इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता, ठीक है, बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी। तो सेल्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यून सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि WBC का ये तो काम है ही, सेल ऑफ इम्यून सिस्टम तो है ही। ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है, बचाता किससे, तो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फॉरेन इन्वेडर्स से क्या करता है, बचाता है, जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस वगैरह हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। जैसा कि अभी आप लॉकडाउन के कारण कोरोना वायरस के बारे में जान ही रहे हैं, है ना। कोरोना वायरस को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये चर्चित है कि इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी जितनी अच्छी होगी, उसको कोरोना वायरस होने के चांसेस क्या हैं, उतने ही कम है, या उससे उसके बचने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, उन वायरस से लड़ने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा रहेगी, है ना, रोग प्रतिरोध क्षमता। तो ये तो हो ही गया। अगर हम बात कर लेते हैं इसके लाइफ स्पैन की, तो ज़्यादा नहीं है, 2 to 4 डेज, 2 से 4 दिन तक इसका लाइफ स्पैन है। अच्छा, WBC के बारे में अगर मैं इसका डेथ पूछूं कि ये इसका डेथ कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका डेथ वहीं जहाँ RBC का था, क्या था, स्प्लीन। इसी को हम इसका यहाँ क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं, है ना, ग्रेवयार्ड कहते हैं। और हाँ, 1% ऑफ द टोटल ब्लड, 1% ऑफ द टोटल ब्लड, पूरे ब्लड का सिर्फ ये 1% होता है, समझ रहे, मतलब अगर आपके पास आपके 1 लीटर खून में ऑलमोस्ट कितना, ये 1 ml के आसपास में, देख रहे हैं, तो 1% ऑफ द टोटल ब्लड, पूरे ब्लड का लगभग 1% होता है। डेथ कहाँ होता है, स्प्लेन और ग्रेवयार्ड में। और प्रिपेयर बनता कहाँ होता है, बनता कहाँ है ये, मेड कहाँ होता है, तो बनता है ये एक तो बोन मैरो में, ध्यान रखिएगा, बोन मैरो, और लिम्फ नोड में भी बनता है ये, जिसे हम लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। सेम WBC होता है। जब हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम बताऊंगा मैं, उस टाइम पे आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, लिम्फ नोड, ठीक है। देखिए, तो मेड कहाँ बनता, कहाँ है, बोन मैरो और लिम्फ नोड में।
लाइफ स्पैन वगैरह सब कुछ हमने देख ही लिया। तो ये है ल्यूकोसाइट के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को उठाते हैं, वो हमारा क्या होगा, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जिसे हम क्या जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये जो है प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, तो ये ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करता है। जब आप कट जाते हैं तो क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड को क्लोट होने में, मतलब एक्सेस ब्लड हमारी बॉडी से ना निकल जाए, ब्लीडिंग होने से क्या करता है, ये रोकता है। तो प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग, है ना। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। चलो ऐसे लिख सकते हैं हम कि ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्लीडिंग, है ना। ये ब्लीडिंग को रोकता है। कैसे रोकता है, तो ये क्या करता है, ब्लड को थिकन कर देता है, ब्लड की थिकनेस को बढ़ा देता है, ठीक है। ब्लड की थिकनेस को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। अगर हम इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन जो इसका है ये है 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिन, ठीक है। तो ये है अपना प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अभी मैं बहुत सारी साइड की चीज़ें भी अभी आपको मैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेस ब्लीडिंग को, मतलब रोकता है। कैसे, बाय थिकनिंग द ब्लड, तो ब्लड को थिकन करके, थिकनेस करके, उसे गाढ़ा करके, ठीक है। लाइफ स्पैन इसका क्या है, तो लाइफ स्पैन इसका 4 to 5 डेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज स्टडी ऑफ ब्लड इज नॉन एज व्हाट, हेमाटोलॉजी। पीएच वैल्यू, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, तो ब्लड जो है वो बेसिकली बेसिक होता है नेचर, मतलब बेस होता है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7.4 है। आपको पता है कि पीएच स्केल में कितना होता है, 0 to 14, है ना, जिसमें से लेस देन 7 एंड अप टू 0, है ना। 0 से 7 से नीचे, लेस देन 7 मैंने बोला वो क्या होता है, एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड्स। और 7 से ऊपर क्या होता है, 7 से ऊपर 14 तक हो जाता है क्या, बेस। 7 से ऊपर 14 तक क्या बन जाता है, वो क्या होता है, बेस होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका वैल्यू कितना, 7.4, मतलब कि ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मटेरियल दैट इज हेपारिन। तो बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लोट नहीं होता, आखिर जब बॉडी से बाहर निकलते ही ब्लड जम जाता है ना। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और कौन सी प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, तो फाइब्रिनोजेन। बट बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो ना जमे, ठीक है, डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी, उसमें कौन हेल्प करता है, तो हेपारिन जो है उसमें वर्क करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर, जो ब्लड है उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। आरबीसी इज मेजर्ड बाय, आरबीसी को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हेमोसाइटोमीटर। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एंड नो ब्लड इज फाउंड इन द कॉर्निया, हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे ब्लड नहीं पाया जाता है, तो आँख का कौन सा पार्ट, तो कॉर्निया, ठीक है। देखिए, और आपको पता ना कि आँख का जब भी डोनेशन होता है एक्चुअली में कॉर्निया का ही डोनेशन होता है। व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग, तो जब कोई इंसान सोता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। और जब वो पर्सन क्या होता है, किसी हाइट पे चढ़ता है, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज कर जाएगा। जब सो रहा होगा तब उसकी आरबीसी डिक्रीज कर जाएगी। और प्रोटीन दैट हेल्प्स इन क्लोटिंग, अभी जस्ट मैंने बोला कि जो ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है वो प्रोटीन कौन सा होता है, दैट इज फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कौन सा, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। स्मॉलेस्ट आरबीसी, सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी को हम मस्क डियर कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्यों कहते हैं कि कॉर्पुसल्स जो है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, आरबीसी, और उसके कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ही कम होती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रेशियो ऑफ आरबीसी इन डब्ल्यूबीसी दैट इज 600:1, मतलब 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी। अब आप समझ सकते हैं कि रेशियो में कितना अंतर है ना। मैंने बोला था कि टोटल ब्लड का लगभग 1% होता है क्या, डब्ल्यूबीसी। लार्जेस्ट आरबीसी दैट इज मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट।
ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WBC जो है वो लिम्फ में भी प्रिपेयर होता है, तो हम लोग जब लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम स्टडी कर लेंगे। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। और ब्लड सर्कुलेशन को, कि ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसे डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने, ठीक है। और ब्लड की जो टोटल ब्लड है हमारी बॉडी में वो लगभग कितना होता है? पूरी बॉडी वेट का लगभग 7 to 8%, ठीक है, 7 to 8%। और मैं बता दूं कि मेल बॉडी में जितना ब्लड होता है उससे लगभग 500 ml जो है वो फीमेल बॉडी में ब्लड क्या होता है? कम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेल बॉडी में जितना होता है उससे लगभग 500 ml जो है वो क्या होता है? ब्लड फीमेल बॉडी में कम होता है। तो ये थे पूरे 16 पॉइंट। अभी मैं 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ। देखिए, ब्लड डिफिशियंसी डिजीज़ अगर ह्यूमन जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम हिंदी में रक्ताल्पता, ठीक है। तो ब्लड की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं एनीमिया, लेकिन एक्सेस ऑफ ब्लड से भी बीमारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसिथेमिया, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि ब्लड डिफिशियंसी डिजीज दैट इज़ एनीमिया और एक्सेस ऑफ ब्लड दैट इज़ पॉलीसिथेमिया, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस एब्सेंट, आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आपको पता है ये एक सेल है, और अगर आपने क्लास 9 में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैच्योर मेमेलियन है उनमें जो है वो आरबीसी, उनके आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। अगर हम आरबीसी की शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्केव और डब्ल्यूबीसी का शेप होता है एक अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, रैंडम शेप होता है उसका। अब आपको बाइकॉन्केव शेप अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपने इसका मतलब मेरा लाइट चैप्टर नहीं देखा है। आप एक बार लाइट चैप्टर को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हार्ट और लिम्फेटिक सिस्टम के साथ।